मैं मिराज खान और आप देख रहे हैं खबर सीमांचल। हम मौजूद हैं अररिया में। अररिया में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अररिया सदर सीट की बात करूं तो अररिया से कांग्रेस के विधायक हैं आबिदुर रहमान साहब। इसी सीट पर मोहम्मद मंजूर आलम साहब ने अपनी दावेदारी पेश की है कांग्रेस पार्टी से। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त विधायक हैं कांग्रेस के ही आबिदुर रहमान साहब और उसी सीट पर इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। पहले ये इंजीनियर भी रह चुके हैं और अब रिटायर होकर राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या लगा आपको कि इस क्षेत्र की समस्या या फिर ऐसी कौन सी समस्या हुई जिसको लेकर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं? क्योंकि आप इंजीनियर रह चुके हैं, सरकारी जॉब में काफ़ी रहे हैं और रिटायर करके अब आप राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। ये हमारा इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। सीमांचल का इलाका बहुत गरीबी और बेरोज़गारी यहाँ बहुत रही है। और सबसे बड़ी समस्या हमने जो अभी तक यहाँ महसूस किया है कि 3 फील्ड यहाँ का बिल्कुल ही खाली है। सबसे पहले मेरी नज़र में एजुकेशन की यहाँ बहुत कमी है। दूसरा जो मुद्दा मेरी नज़र में है वो हेल्थ का है कि प्राइमरी और हायर हेल्थ में कोई यहाँ पर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आदमी अगर आज यहाँ बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज के लिए कोई ढंग का व्यवस्था नहीं है। और तीसरा, चूँकि ये एरिया एग्रीकल्चरल एरिया है, यहाँ की पैदावार, यहाँ पर ज़्यादा तो लोग 80% 90% लोग खेती पर निर्भर करते हैं और जो खेती की हालत है वो बहुत दयनीय है। और उस क्षेत्र में सरकार की तरफ से आज तक कोई काम नहीं हुआ। जो हमारे राजनीतिक लोग यहाँ रहे, ये करीब 70 साल आज़ादी का हो गया और जो भी राजनीतिक लोग आए उनके पास कोई विज़न एरिया के डेवलपमेंट को लेकर नहीं था, जिसके वजह से ये दुर्दशा इस इलाके की आज हुई है। मैं कोई विज़न लेकर के यहाँ पर आया हूँ ताकि इस एरिया का डेवलपमेंट एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में और एग्रीकल्चर के फील्ड में, ये तीनों फील्ड में काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ काम करने की। और मेरा शुरू से इंटरेस्ट भी रहा है कि ये तीनों फील्ड को किस तरह से कारगर बनाया जाए, ताकि जो लोगों का यहाँ से प्लान होता है, लोग बाहर जाते हैं नौकरी के तलाश में, रोज़गार की तलाश में, लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपना घर बार छोड़कर, वो उसकी नौबत नहीं आए, लोगों को यहाँ काम मिले। उसके लिए यहाँ ये मैदान बिल्कुल खाली है। यहाँ पर कुछ भी काम इतने दिनों में नहीं हुआ। जो भी थोड़ा बहुत काम पॉलिटिकल लोगों ने किया वो बस थोड़े सड़क, थोड़े पुल, थोड़ा पुलिया, थोड़ा ये, थोड़ा वो, जिसमें लोगों का बहुत हिडन इंटरेस्ट रहता है, उसी में उनका मतलब रहता है, उसी से वो जुड़े रहते हैं। अब बाकी जो असल मुद्दा है यहाँ काम का, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं डाला गया है। आपसे हम एक सवाल लेंगे। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात की है। अररिया में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बच्चे को पढ़ने के लिए हर हाल में अररिया से बाहर जाना पड़ता है। आखिर क्या वजह रही कि 72-73 साल आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन इस इलाके में, सीमांचल के अररिया में अब तक पढ़ने की व्यवस्था नहीं। हमारे बच्चे अलीगढ़ जाते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, हमारे बच्चे कलकत्ता जाते हैं, कोटा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं है। इसके लिए ये पॉलिटिकल सिस्टम ही पूरी तरह जिम्मेदार है। चूँकि जब तक आपके लीडर का वो विज़न नहीं होगा तो वो चीज़ें नहीं आ पाती है। चूँकि ये बिल्कुल पॉलिटिकल चीज़ें हैं। आज इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या पॉलिटेक्निक या और अभी स्किल डेवलपमेंट के इतने सारे प्रोग्राम्स सरकार लेके चला रहे हैं, लेकिन इस इलाके में सारे चीज़ हो रहा है, बाहर हो रहा है। जहाँ के नेता लीडर मजबूत हैं वो अपने इलाके में ले जा रहे हैं, सरकार का स्कीम है, लेकिन इस इलाके में कोई नेता का विज़न ही नहीं रहा आज तक जो इस तरह के कामों में वो हाथ डालते या उनका कोई इंटरेस्ट होता। इसी वजह से ये इलाका इतना पिछड़ा है, जो लोग कभी उसकी वैल्यू को समझे नहीं। चूँकि जब तक कोई आदमी खुद तालीम याफ्ता नहीं होगा वो तालीम का कदर क्या जानेगा। तो तालीम, चूँकि जो भी लीडर हमारे पास रहे हैं, आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, जो इस इलाके को लीड किए हुए हैं उनका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, उनका क्या तौर तरीका रहा है।
तो उस आदमी से अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा काम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने वाले सर सैयद थे, उनका एक विज़न था और उन्होंने इसको बनाने के लिए कितनी मुशक्क़तें और ये उनको अपना इस पर ये करना पड़ा, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं उनका ना वो विज़न है, ना वो सोच है, ना उनमें वो क्षमता है जो वो इसको करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आज तक इन सारी चीज़ों की कमी रही है। लेकिन आप लोगों के दुआ से मैंने ये तीनों क्षेत्र को जिसमें चुना है, मैंने अपने तौर पर यहाँ पर काम अपने नौकरी के ज़माने में ही मैंने शुरू कर दिया था। अभी अररिया के बगल में 2 किलोमीटर के दूरी में मेरा गांव है बिलवा, वहाँ मैंने 7 एकड़ ज़मीन अपनी देकर और वहाँ एक मदरसे की बुनियाद, एक स्कूल की बुनियाद, एक पॉलिटेक्निक की बुनियाद रखी है। एक स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम मेरा है जिसको वहाँ पर ज़मीन को मैंने बाउंड्री वगैरह करा के उसको तैयार कर दिया है। अगर मेरे पास सरकारी भी कोई ऐसा पावर रहता तो आज वो चीज़ शक्ल में आ जाती। लेकिन एजुकेशन के फील्ड में और अभी उससे और आगे बढ़ के प्राइमरी एजुकेशन में मैंने 18 वन टीचर जो है अलग अलग गांव में जहां स्कूलिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने अपना शुरू कर रखा है, जहां बच्चों को एक टाइम का नाश्ता दिया जाता है और बच्चे वहां 3 घंटा उनको तालीम दी जाती है। वन टीचर स्कूल 18 जगह पूरे इलाके में मेरा चल रहा है। उसी आपसे और सवाल लेंगे, एजुकेशन पे बहुत सारी बातें हो गई। ये इलाका कृषि प्रधान इलाका माना जाता है। मक्का की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है। ना तो यहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्था है और ना तो सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की कि यहाँ पे कोई कल कारखाना लगे जहाँ पर किसान अपने अनाज को अच्छे दामों पर बेच सकें। इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए भी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल है ये इस इलाके के लिए, लेकिन इसके लिए भी ये हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स है वही जिम्मेदार। चूँकि सरकार के पास सारा स्कीम है, लेकिन एक्सिक्यूट कराने वाली बॉडी और लाने वाले जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसी तय करते हैं, अगर इस इलाके को वो अपने इस पर रखेंगे, उनके मैप में अगर ये विज़न उनका रहता तो आज यहाँ बहुत कल कारखाने लग जाते। एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत तरह का इंडस्ट्री यहाँ बन सकती है। जो हमारे किसान भाई आज इतने गरीब लोग जो है जिन पैदावार करते हैं, लेकिन यहाँ उनका ना तो कोई उस तरह का कोई सेंटर है, ना कोई इंडस्ट्री है जहाँ वो चीज़ों को अपने मुनासिब कीमत पर बेच सकें। यहाँ बिचौलियों का सरकार चलता है, जो मजबूरी में किसान को बिचौलियों के हाथ में अपनी पैदावार को डालना पड़ता है, जिसके वजह से उनको मुनासिब कीमत नहीं मिलती। अगर कोई लीडर उस तरह का विज़न वाला आदमी आएगा तो ज़रूर यहाँ पर कल कारखाने लगेंगे और फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो लोगों का जो डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट लोगों का होगा। आपसे एक सवाल और लेंगे, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी पेश की है। कितनी उम्मीदें हैं पार्टी से आपको? देखिए, ये बहुत 100 साल पुरानी पार्टी है और सेकुलर पार्टी है और इनकी एक उसूल पर ये पार्टी चल रही है और इसमें सारे सेकुलर लोग, यहाँ हम तो बहुत अदना सा एक सिपाही हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारे पास एक से एक लीडर मौजूद हैं जिनके पास विज़न है, जिन्होंने देश को इतने अच्छे ढंग से चलाया है। और आज आप ये देख रहे होंगे कि ये जब से दूसरी पार्टी पावर में आई है, ये 6ठे साल में उन्होंने सरकार का जो 70-60 साल का जो उपलब्धि थी उसको एक एक करके बेच रहे हैं। आज आप देखें, रेलवे बिक रहा है। ने ये आरोप लगाया है कि जो अभी वर्तमान सरकार है तमाम चीज़ों को बेच रही हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि पिछले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, तो देखिए, दोष आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने जो 60 साल में जो उपलब्धि की थी और इन्होंने जो 6 साल में किया है वो आप देखने की चीज़ें हैं। अगर देश का डेवलपमेंट नहीं होता तो आज इतने बड़े बड़े कल कारखाने और इतने IITs और इतने एम्स और इतना हर तरह का सारा चीज़ जो नहीं हो पाता। और आज के डेट में क्या है कि कांग्रेस ने जिस चीज़ों को खड़ा किया था, आज ये नौबत आ गई है कि हर एक चीज़ घर का बिक रहा है। जैसे देश का DGP देखिए आज कहाँ चला गया, और रेलवे का भी वही हालत है, कल कारखाने का वही हालत है, सारा चीज़ को निजी हाथ में दिया जा रहा है। आज उद्योगपति
जो है बड़े से बड़ा इसमें आगे आ रहे हैं, आम जनता जो है तराही तराही कर रही है। तो ये सरकार के नीति की वजह से हो रहा है। कांग्रेस की नीति लोक नायक नीति थी, सारे लोगों के लिए थी। ये मखसूस लोगों के लिए ये नीति ये करवा रहे हैं। इसीलिए ये दोनों के इसमें आप हर आदमी आज महसूस कर रहा है, जो भी जागरूक लोग हैं वो सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि देश को ये किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आज डेमोक्रेटिक लोग कितने पीछे हो रहे हैं। आज जो जिसका आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था वो किस तरह से आगे बढ़ के बातों को बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जनता देख रही है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। आप सीमांचल के अररिया सदर सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सीमांचल की बात करूं तो यहाँ हर साल सैलाब आता है, लाखों लोग सैलाब में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। हर साल सैलाब में लोगों के घर बह जाते हैं। एक महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट की बात चलती है। जब भी चुनाव आता है, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जब भी चुनाव आता है तो महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट की बात चलती है और ये कहा जाता है कि हम जीत कर आएंगे तो महानंदा बेसिन पर काम करेंगे। इस क्षेत्र को सैलाब से बचाने के लिए महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब तक काम नहीं हो पाया। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक अररिया में हैं, नीतीश कुमार की सरकार है, वो चाहते हैं कि इस तमाम क्षेत्रों का भला हो, लेकिन अररिया और सीमांचल को बचाने के लिए महानंदा बेसिन आखिर ठंडे बस्ते में क्यों रखा हुआ है? आप क्योंकि सरकारी क्षेत्र से भी आते हैं, इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ है, राजनीतिक में और सरकार के घर में कहाँ से समस्या हो रही है जो अब तक महानंदा बेसिन नहीं हो पाया? देखिए, सरकार और राजनीतिक लोग जो हैं ये दोनों के इक्वेशन के मिल कर सही ढंग से काम करने के बाद ही कोई प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरती है। प्रोजेक्ट, चूँकि हम एक इंजीनियर हैं तो हमको पूरी जानकारी है कि कोई प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। उसमें बहुत सारे शुरू में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अगर अब जो सरकार है और जो यहाँ के लोकल लीडर हैं उनके बीच अगर तालमेल कायदे का होगा और वो काम कराने का तरीका उनको मालूम होगा, काम के बारे में जानकारी होगा, तो चीज़ें ज़मीन पर आएंगी। सरकार के बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, लेकिन चूँकि ये इलाका इतना पिछड़ा है और यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते और जो हमारे लीडर हैं उनको इन मामलों से कोई लेना देना नहीं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सरजमीन पर उतरेगी और वो चीज़ को बनकर तैयार होगी और लोगों को फ़ायदा होगा। अगर हम लोगों को मौका मिलेगा, चूँकि हम लोग इसी मैदान के आदमी हैं, तो हम डेवलपमेंट कैसे होता है वो अगर आप लोगों ने मौका दिया, यहाँ की जनता ने मौका दिया, तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट का किस तरह से खाका बनता है और कैसे उसका ब्लूप्रिंट निकलता है और कैसे वो लागू होता है। ये आपको वक्त बताएगा अगर हमको मौका दिया गया तो। आखिर में एक सवाल लेंगे आपसे। अगर पार्टी आपको चुनाव में टिकट देती है, आप जीत कर सदन पहुंचते हैं, तो ऐसी प्रथम 3 मुख्य बिंदु क्या होंगी जिस पे आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे अररिया के लिए? ये तीनों बिंदु जो मैंने पहले आपको बताया, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। और इसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपकी दूँ कि ये तीनों काम मैंने अपने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले मैंने शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया कि 7 एकड़ ज़मीन अभी मैंने देके एजुकेशन का एक हब उसको हम बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा काम हुआ है और काम लगा हुआ और काम होगा। उसी तरह हेल्थ ग्राउंड पर एक हॉस्पिटल 3 मंजिल बनकर अररिया चेक पोस्ट के पास तैयार है, जो हमारा ओपनिंग होने वाला था मार्च के महीने में, लेकिन ये कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो वो चैरिटेबल हॉस्पिटल हमने बना दिया, सारा चीज़ तैयारी है उसमें। और उसको जो प्रोग्राम है मेरा, इस इलाके में जो इतनी बीमारियां हैं, तो पूरे इंडिया के डॉक्टर्स वहाँ आएंगे, पूरे साल का स्कीम बनेगा और लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और अलग अलग हेल्थ कैम्प लगा के, चेकअप कैम्प लगा करके हम लोग उस काम को करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने ज़ाती तौर पर किया है। उसी तरह जो बाढ़ के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, अभी हमारा गांव, जहां मैंने बताया कि मेरा बिलवा गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूं। हमारा पूरा गांव इलाका जो है नदी के कटान के मुहाने पर आया हुआ था। आज से 4 साल पहले मैंने लगातार यहाँ से पटना तक मेहनत करके और उस नदी को सरकारी स्कीम बना के और डाइवर्ट करा करके आज देखिए करीब 5 लाख लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उस स्कीम से नदी हमारे गांव से
4 किलोमीटर दूर जा चुकी है और हमारा करीब 200-300 एकड़ ज़मीन हमारा नदी के चपेट से निकल गया है। तो इस तरह के काम जो है पूरे इलाके में मैंने घूम के देखा है। बहुत सारे जगह काम है जिसको करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत उसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा कर भी और सरकार के जो ऑफिशियल लोग हैं उनसे तालमेल बैठा के बहुत कम पैसे में इलाके का बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। ये जो मैंने जो काम आपको गिनाया ये तीनों प्राइवेट काम थे मेरे जो मैंने किया, लेकिन अगर हमको मौका मिलता है और हम क्षेत्र में जीत कर आते हैं तो ये तीनों मेरी प्रायोरिटी होगी। और आपको मैं अभी बस इतना वादा कर सकता हूँ कि अगला 5 साल के बाद फिर आपसे यहीं बैठकर इंटरव्यू आपको दूंगा और सारे काम को मैं गिनाऊंगा कि मैंने ये काम 5 साल के अंदर किए हैं, आप जिसको सरजमीन पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही हमारा इरादा है। आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको मालूम भी होगा, अररिया सदर अस्पताल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जबकि प्रतिदिन यहाँ 30 से 40 बच्चों की डिलीवरी होती है। आप सोच सकते हैं कि जिस अस्पताल में 30 डिलीवरी पर डे हो रहे हैं उस अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं, तो जो पेशेंट आते हैं, जो गर्भवती महिला आती हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? अररिया सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है महिला? नहीं, इसके लिए भी यहाँ के राजनीतिक लोग जो है वही जिम्मेदार इसलिए है कि चूँकि मैं पटना में रहा हूँ, नौकरी किया हूँ, तो मैं वहाँ मैंने सचिवालय में भी काम किया है। मैंने देखा है कि कोई भी डॉक्टर, खासकर लेडी डॉक्टर, वो रिमोट में जाना नहीं चाहती है। तो ये सरकार पर दबाव जब तक आप नहीं बनाएंगे तो कोई लेडी डॉक्टर वो पटना और पूर्णिया और ये छोड़ करके अररिया जैसे रिमोट जगह में नहीं आएंगे। उसके लिए सरकार की जो यहाँ प्रतिनिधि है उनको मजबूत होना पड़ेगा और उनको वहाँ बैठकर मंत्री से, कमिश्नर से मिल के आपको पोस्ट कराना पड़ेगा कि नहीं, आप एक प्रोपोर्शनेट शेयर बनाइए। अगर आपके पास 500 लेडी डॉक्टर है तो आप अररिया को कितना डॉक्टर दे रहे हैं। तो इस तरह का बात करने वाला कोई पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, क्योंकि उनको इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है। तो वो क्या, आप जब तक आपके पास विज़न नहीं रहेगा तो आप किस तरह का डिमांड करेंगे? डिमांड तब करेंगे जब आप जानेंगे उसके कदर कीमत को कि नहीं यहाँ ज़रूरी है। तो डॉक्टर क्यों नहीं होगा? तो डॉक्टर रोज़ बहाल हो रहे हैं, अभी भी नहीं बहाली होने जा रही है। अगर जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो MP हैं, वो लोग जाकर मिलकर एक टीम बनाए और जाके मंत्री के साथ बैठे कि नहीं आप हमको 10 लेडी डॉक्टर वहाँ दीजिए, तो सरकार का तो काम ही है देना, सरकार देगी। तो इस तरह पर पहल नहीं होती है तो कोई यहाँ आना नहीं चाहता रिमोट में, इस वजह से ये हालत है हेल्थ की। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। हम चाहेंगे कि आप खुद से हमारे दर्शकों को अपना तारुफ करा दें ताकि दर्शक आपके बारे में जान सकें। जैसा आपने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद मंजूर आलम है, मैं अररिया के बगल में ही एक गांव है बिलवा, बंगाली टोला या बिलवा मजमुआ के, वहीं का रहने वाला हूं। और मेरी शुरू की पढ़ाई इसी हमारे गांव में एक स्कूल है, मिडिल स्कूल था, वहीं से हुआ। फिर मैंने आज़ाद एकेडमी से यहाँ पर मैट्रिक किया। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज से पटना में जाकर मैंने +2 की पढ़ाई की। उसके बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने वहाँ से B.Tech की डिग्री ली। वहाँ से नौकरी करने के बाद मैं सरकारी नौकरी में गया और रिटायरमेंट के बाद जब ये जो मेरा जो विज़न रहा है बचपन से ही, जो हमको जानते हैं वो ये जानते हैं कि मेरा ज़रा सा कुछ इस तरह के लोगों के मदद करना, लोगों के वक्त पर काम आना, किसी के आड़े इसमें मदद करना, ये मेरी इच्छा हमेशा रही है कि जब भी कोई मजबूर आके खड़ा होता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। तो इसी को लेके, और चूँकि मैं एक कांग्रेसी परिवार से मैं ही पैदा हुआ हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी एक पॉलिटिकल फैमिली में हुई है चंद्रदेई स्टेट में। नसीमुर रहमान साहब का मैं दामाद हूँ। जमीरुर रहमान साहब हमारे बड़े ससुर हैं, मैं उनका दामाद हूँ। किशनगंज से 5 बार MP रहे हैं और सारे लोगों को पता है कि मिसेस इंदिरा गांधी के वो इतने नज़दीक थे कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के प्रस्तावक हुआ करते थे। और उन वैसी शख्सियत के हम लोग जो है उस परिवार से आते हैं। तो पॉलिटिकल फैमिली से भी मेरा कांग्रेस से ही वास्ता रहा है। तो हमारे खून में ही कांग्रेस है और डेमोक्रेटिक वे में हमारे जितने भी दोस्त
हैं वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोगों में मैं बराबर मकबूल रहा हूँ, और जो हमको जानते हैं उनको पता है कि मैं किस तरह का ये हूँ। एक विज़न के साथ इलाके की खिदमत करने के लिए और बिल्कुल नेक नियति से और साफ मन से, चूँकि ऊपर वाले ने हमको दाल रोटी की कमी नहीं दी है और मेरे पास इतना है कि मेरी दाल रोटी चल जाए, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। तो मैं एक मौका ऐसा चाहता हूँ जो मिले और इलाके का डेवलपमेंट हो, इलाके के लोगों के लिए जो काम मैंने शुरू किया है उसको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाऊं ताकि ये इलाका लोगों के आने का एक जो यहाँ से लोग प्लान करते हैं यहाँ लोग आएँ, चाहे एजुकेशन के तालीम के लिए आएँ, इलाज के लिए आएँ और किसी मामले में आए, यहाँ पर लोग आएँ, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उस दिशा में मैं काम करूँगा। और जो छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा था मैंने दिया, और बाकी तो जो लोकल लोग हैं थोड़ा बहुत हमको जानते हैं तो उनसे पता चलेगा मेरे बारे में कि हम किस तरह के आदमी होते हैं। तो ये थे हमारे साथ अररिया से मंजूर आलम साहब, जिन्होंने कांग्रेस सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है, अररिया सदर सीट पे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अररिया को ऐसा लीडर मिले, ऐसा नेता मिले जो अररिया की समस्याओं को सदन में उठा सके। इन्होंने कहा कि अब तक जो हमारे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो अपने क्षेत्र की समस्या को वहाँ पर सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। क्षेत्र में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ की समस्याओं को सदन में रख पाए, क्योंकि जब तक आप सदन में अपनी बात को नहीं रखेंगे, क्षेत्र की समस्या से सदन अवगत नहीं होगी, तो इस समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोग अररिया से चुनकर जाएं और अररिया का डेवलप हो। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर अररिया के लोग किस ओर जाते हैं। अररिया से खबर सीमांचल के लिए मैं मेराज खान।